हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केम लवर। सो बेसिकली जो रिसेंटली नीट एग्जाम हुआ ना 2025 का, उसमें अगर हम केमिस्ट्री पेपर की बात करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केमिस्ट्री पेपर इजी था या बहुत डिफिकल्ट था। इट्स नॉट लाइक दैट। केमिस्ट्री पेपर जो था इट वाज मॉडरेट। यहाँ पे एडिशन एडिशन क्या किया गया था कि एमएसक्यूज पूछे गए थे। प्रीवियसली एमसीक्यूज पूछे जाते थे, आज एमसीक्यूज के साथ साथ कुछ एमएसक्यूज भी पूछे गए थे। और एमएसक्यूज जब भी पूछते हैं तो क्वेश्चन का जो पेपर का लेवल है ना वो बढ़ जाता है। बिकॉज उसमें चार स्टेटमेंट्स दिए गए होते हैं। चार स्टेटमेंट्स में अगर आपको दो या तीन स्टेटमेंट्स आते हैं, एक नहीं आता है, तो आपका क्वेश्चन गलत होता है ना। इसका मतलब ये है कि अगर आप आगे स्टडी करना चाहते हो, यू हैव टू स्टडी डीपली, इजंट इट। तो सिमिलरली एक और बात, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ही फोकस करो। टेक्स्ट बुक के साथ साथ आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बुक होना चाहिए जो आप सॉल्व करोगे साथ साथ। क्वेश्चन बुक हमारे पास केमिस्ट्री में बहुत सारे आते हैं। एक है हमारा ओपी टंडन, बहुत ही अच्छा बुक है। अगर ओपी टंडन आप सॉल्व करोगे, दैट विल बी सफिशिएंट, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड इन नीट 2025 फ्रॉम द केमिस्ट्री पार्ट। आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, आज उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट डे मैं कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। विद द पैसेज ऑफ द टाइम 2-4 दिन में मैं सारे क्वेश्चंस का सलूशन यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, इजंट इट। तो चलो ये क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आया है फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशंस। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, 5 मोल ऑफ लिक्विड एक्स एंड 10 मोल ऑफ लिक्विड वाई मेक अ सॉल्यूशन having a vapor pressure of 70 torr. The vapor pressure of pure X and pure Y is given. It is 63 and 78. हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है, करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, isn't it? तो हमें पता है कि अगर P ऑब्जर्व्ड, ये रूल्ड लॉ से क्वेश्चन है, अगर P ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू P कैलकुलेटेड होगा, P कैलकुलेटेड, तो ये हमारा होता है आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई डिविएशन नहीं होता है, सो देयर इज नो डिविएशन। सो दिस इज द केस व्हेन देयर इज नो डिविएशन। लेकिन अगर हमारा P ऑब्जर्व्ड ग्रेटर देन होगा P कैलकुलेटेड, P ऑब्जर्व्ड अगर ग्रेटर होगा P कैलकुलेटेड, देन देयर इज पॉजिटिव डिविएशन। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी डिविएशन आती है, पॉजिटिव डिविएशन। थोड़ा सा मैं कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आएगा ना, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, इजंट इट। सिमिलरली अगर P ऑब्जर्व्ड लेस देन P कैलकुलेटेड होगा, तो मतलब नेगेटिव डिविएशन आ जाएगा, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्ड लॉ, isn't it? Now what is given, we are given प्योर लिक्विड x, इसके मोल्स दिए गए हैं। मतलब लिक्विड x जो है, ये मैं लिखूंगा यहाँ पे, लिक्विड x है, एंड दिस इज लिक्विड y। लिक्विड x के मोल्स दिए गए हैं, इसके मोल्स जो हैं दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x, दे आर 5। और लिक्विड y के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं दे आर 10। अगर मैं टोटल मोल्स की बात करूंगा, एन टी दैट इज टोटल मोल्स, दे आर 10 + 5 दैट इज 15, isn't it? तो सिमिलरली लिक्विड एक्स के लिए हमारा जो दिया गया है दैट्स वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर फॉर प्योर लिक्विड एक्स दैट विल बी पी नॉट ऑफ एक्स। और पी नॉट ऑफ एक्स कितना है, यहाँ पे पी नॉट ऑफ एक्स इज 63। सिमिलरली पी नॉट ऑफ वाई दिया गया है प्योर लिक्विड वाई के लिए, जो वेपर प्रेशर दिया गया है दैट इज 78, सो इट इज 78। और यहाँ पे पी ऑब्जर्व्ड भी दिया गया है, पी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू 70 टोर। सो प्रेशर इज गिवन इन टोर। तो हमें क्या निकालना है, हमें पी कैलकुलेटेड निकालना है। फिर इन तीन रिलेशंस में देखना है कौन सी रिलेशन यहाँ पे ओबी होती है। हमारा जो आंसर है वो यहीं से आएगा ना। पी कैलकुलेटेड अगर हम निकालेंगे, हमें पता है कि टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, या हम इसका निकालेंगे कि पी ए जो कैलकुलेटेड है दैट्स इक्वल टू, या पी एक्स जो है, यहाँ पे एक्स है, इट्स इक्वल टू पी नॉट एक्स इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स। सिमिलरली पी नॉट ऑफ पी वाई जो है, इट विल बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ वाई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई, isn't it? So P naught of x हमें दिया गया है, it is 63। और मोल फ्रैक्शन ऑफ x इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 5 डिवाइड बाय 15। तो यहीं पे मोल फ्रैक्शन अगर निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे मैं निकालूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ x काई x, it will be equal to number of moles of x divided by total number of moles. So this is 5 1s are 5 3s are,
सो इट विल कम आउट टू बी 1/3। तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1/3 से। सिमिलरली अगर मैं पी वाई निकालूंगा, ये किसके बराबर आएगा? पी नॉट वाई 78 है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई निकालेंगे यहाँ पे, दैट इज काई ऑफ वाई। काई ऑफ वाई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो 5 2s आर 10, 5 3s आर 15, सो इट कम्स आउट टू बी 2/3। सो मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 1s आर 3, मतलब पी ऑफ एक्स किसके बराबर आया? 63, सॉरी 21 टॉर के बराबर, 21 टॉर के बराबर। और इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, यहाँ 1 जाएगा, ये बनेगा 18, 3 6s आर 18। सो 26 × 2 इज इक्वल टू 52। सो पी वाई जो है इट कम्स आउट टू बी 52। अगर मैं यहाँ पे पी कैलकुलेटेड की बात करूंगा, दैट इज टोटल प्रेशर, बट कौन सा कैलकुलेटेड? इट इज पी एक्स प्लस पी वाई, दैट इज 21 प्लस 52 टोर, एंड इट विल कम आउट टू बी 73। अब देखो जो हमारा पी कैलकुलेटेड है दैट इज 73 टोर। और जो हमारा पी ऑब्जर्व्ड जो है दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 70 टोर। ये 70 टोर है। अब आप डायरेक्टली कह सकते हो कि पी कैलकुलेटेड ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ पी ऑब्जर्व्ड। नाउ इफ पी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पी ऑब्जर्व्ड, तो कौन सा डिविएशन होता है? दिस इज पी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन पी ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पे कौन सा डिविएशन होगा? नेगेटिव डिविएशन। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन विल शो नेगेटिव डिविएशन। ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, जो कहाँ से आया था? जो बेसिकली रोल्ट लॉ से आया था। रेशियो ऑफ वेव लेंथ्स निकालना है। तो इसके लिए हमें याद है कि फॉर्मूला क्या है? 1/λ इज इक्वल टू R z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। n1 यहाँ पे क्या है? लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n, और n2 क्या है? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, isn't it? n1² माइनस 1/n2²। तो यहाँ पे गिवन है कि हमारे पास रेशियो ऑफ वेवलेंथ्स निकालना है ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन एटम। तो z यहाँ पे 1 है। व्हेन इट अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 3। इसके लिए वेवलेंथ निकालना है। दूसरा हमें निकालना है व्हेन इट अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 तो n इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे भी हम निकालेंगे 1/λ। इसको हम मानेंगे λ1, तो दिस विल बी इक्वल टू r z फॉर हाइड्रोजन इज 1 इंटू 1/n1², दैट्स 1/2² एंड 2² इज 4, माइनस 1/3² एंड 3² इज 9। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी r इंटू 9 1s आर 9 माइनस 4 1s आर 4, 9 माइनस 4 इज 5 डिवाइड बाई 36। सो 1/λ1 किसके बराबर आ गया? r इंटू 5 डिवाइड बाई 36। तो अगर इसको इसका रेसिप्रोकल लेंगे, सो λ1 जो है, λ1 विल कम आउट टू बी 36 डिवाइड बाई 5r, इजंट इट? 36 डिवाइड बाई 5r, ये r भी नीचे आएगा। रेसिप्रोकल किया ना, तो इस साइड अगर रेसिप्रोकल किया, यहाँ भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे λ2 निकालेंगे, दैट्स इक्वल टू r z फॉर हाइड्रोजन इज 1 1/4² दैट इज 16 माइनस 1/6² दैट इज 36, इजंट इट? तो इसको अगर सॉल्व करेंगे ना, दिस विल कम आउट टू बी r इंटू 36 1s आर 36 माइनस 16 1s आर 16 डिवाइड बाई 16 6s आर 96। यहाँ पे 9 कैरी आ गया, 16 3s आर 48, 48 9 इज इक्वल टू 48 9 इज इक्वल टू 57। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 36 माइनस 16 इज 20 डिवाइड बाई 576 आर। सो इसको इस ये 1/λ2 है। सो 1/λ2 कम्स आउट टू बी दिस। तो λ2 निकालना है, λ2 किसके बराबर आएगा? 576 डिवाइड बाई 20r, इजंट इट? अब रेशियो निकालना है λ1/λ2। λ1 हमारा 36/5r है, और λ2 हमारा 576 ये r नीचे जाएगा, दिस r विल कम डाउन बिकॉज रेसिप्रोकल लिया ना, डिवाइड बाई 20r। सो r से r कैंसिल हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 36/5 इंटू 20/5
576, isn't it? इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 are 5, 5 4 are 20, 6 6 are 36, 6 9 are 54, यहाँ से तीन निकले, 6 6 are 36, isn't it? तो इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे, 4 1 are 4, 4 2 are 8, 4 4 are 16। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 6 1 are 6, 6 4 are 24। सो द आंसर विल कम आउट टू बी 1/4। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इजंट इट? इसको और ज्यादा जल्दी हम सॉल्व कर सकेंगे अगर हमारी प्रैक्टिस जल्द मतलब ज्यादा होगी। अगर आप लोगों की प्रैक्टिस ज्यादा होगी ना, तो इट विल टेक हार्डली इट टेक्स 50 to 60 seconds टू सॉल्व, इजंट इट? तो यहाँ पे आप एलसीएम या एलसीडी निकाल के इसको जल्दी से सॉल्व कर सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड है दैट इज दिस कंपाउंड, यहाँ पे लीविंग ग्रुप आए हैं, और एक कंपाउंड है यहाँ पे कंपाउंड सेम है और यहाँ पे लीविंग ग्रुप Cl है। इट हैज बीन आस्क्ड कि जो फर्स्ट कंपाउंड है, दिस इज कंपाउंड फर्स्ट एंड दिस इज कंपाउंड सेकंड। फर्स्ट कंपाउंड जो है इसको मतलब इन्होंने, हाँ दिस इज कंपाउंड सेकंड। फर्स्ट कंपाउंड जो है, इट हैज बीन सेड कि फर्स्ट कंपाउंड अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर। सो इट हैज बीन सेड कि इसमें SN2 रिएक्शन फास्टर होता है कंपेयर टू, केस नंबर सेकंड में इसे SN2 रिएक्शन स्लो होता है कंपेयर टू फर्स्ट। तो अगर हम पहले देखेंगे, दोनों हमारे पास प्राइमरी हैलाइड्स है, तो SN2 रिएक्शन कम ही होगा। अब क्वेश्चन में आया है कि SN2 रिएक्शन होगा, तो SN2 रिएक्शन में बेसिकली न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक होता है और उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट बनता है और उसके बाद हमारा लीविंग ग्रुप लीव हो जाता है। तो यहाँ पे कंपाउंड का सारा स्ट्रक्चर सेम है ना दोनों कंपाउंड्स का। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे जो लीविंग ग्रुप है दैट्स आयोडीन, और यहाँ पे जो लीविंग ग्रुप है दैट इज क्लोरीन। इन केस ऑफ हैलोजेनस अगर हम लीविंग ग्रुप एबिलिटी देखेंगे ना, लीविंग ग्रुप एबिलिटी, आयोडीन का लीविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होता है देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन फ्लोरीन, सॉरी, इजंट इट? तो मतलब यहाँ पे लीविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू दिस। तो ये करेक्ट है कि यहाँ पे SN2 रिएक्शन फास्टर होगा कंपेयर टू दिस, isn't it? एंड रीजन क्या होगा? रीजन है कि आयोडीन इज अ गुड बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। तो मतलब इन द लाइट ऑफ अबो स्टेटमेंट्स हमें बताना है विच वन इज ट्रू। सो वी कैन से assertion जो है इट इज ट्रू बिकॉज compound first undergoes much faster reaction than that of compound second. And R is also true. Why it undergoes much faster reaction? Because it contains iodine, which is a very good leaving group. So iodine is a good leaving group, isn't it? So both A and R are true, and R is the correct explanation of A. So option number A for this question is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया है, मैच वाला कॉलम वाला क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली आपको ये सारी रिएक्शंस पता होनी चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए जिगलर नाटा कैटालिस्ट क्या है और कौन सा काम करता है, विल्किंसन कैटालिस्ट क्या काम करता है, ये कौन कौन कहाँ कहाँ पे रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड करेगा, क्या करेगा, इजंट इट? रैकर ऑक्सीडेशन आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको रोल ऑफ PdCl2 पता होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि पीडी का ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ चेंज होता है, इजंट इट? सिमिलरली आपको पता होना चाहिए कि वेल्कनसन कैटालिस्ट टर्मिनल अल्काइन या मिडल टर्मिनल अल्कीन या मिडल अल्कीन ग्रुप को रिड्यूस करता है, किस वाली चीज को रिड्यूस करता है? जिगलर नाटा कैटालिस्ट में ये कैसे कॉम्प्लेक्स बनाता है विद अल्कीन, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली जिगलर नाटा कैटालिस्ट अगर हम देखेंगे, इट इज TiCl4 AlCH3 whole thrice, isn't it? टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड दिस ट्राइमिथाइल अल्मोनियम। अगर हम विल्किंसन कैटालिस्ट देखेंगे, ये हमारा होता है PPH3 होल थ्राइस RHCl, रेहूडियम कैटालिस्ट होता है, isn't it?
और अगर रैकर ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, रैकर ऑक्सीडेशन PdCl2 होता है। तो मतलब हाइपर प्रोसेस आयरन कैटलिस्ट, मतलब ए से ए कंबाइन होगा, बी से बी कंबाइन होगा, सी से सी कंबाइन होगा, डी से डी कंबाइन होगा। ये था हमारा क्वेश्चन जो बेस्ड है अपॉन रिएजेंट्स, इजंट इट। एक और क्वेश्चन मैंने लिया था, लेट अस सी दैट क्वेश्चन। हाँ, ये एक और क्वेश्चन है, ये इक्विलिब्रियम से लिया गया है फ्रॉम द कंसेप्ट ली चैटलियर प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन में N2 + O2 रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म NO, इजंट इट, ट्वाइस NO। बट यहाँ पे दिया गया है डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन +180.7। तो अगर डेल्टा H प्लस है मतलब रिएक्शन इज इंडोथर्मिक, और इंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। सो द रिएक्शन प्रोसीड्स एट हाई टेम्परेचर, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। अब लो टेम्परेचर तो गलत ही है ना, ये गलत है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा है, NO की बात कर रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है ना वो इंक्रीज करना चाहिए, वो हाई होना चाहिए, मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट। दिस इज बेसिकली MCQ। तो यहाँ पे आपका करेक्ट क्या होगा, A, C एंड D आर करेक्ट ऑल, इजंट इट। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशंस। इसमें बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले कंसेप्ट को थोड़ा सा जानेंगे कि कहाँ इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा। तो हमें पता है जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे कि हमारा डेल TB है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, isn't it? Similarly, हमारा डेल TF है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सिमिलरली RLVP है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है। तो डेल TB अगर ज्यादा होगा ना तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, डेल TB अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। नंबर सेकंड, अगर डेल TF ज्यादा होगा तो TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट दैट विल बी मिनिमम। अगर TF ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो है इट विल बी मिनिमम। अगर RLVP ज्यादा है तो मतलब वेपर प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि डेल TB ज्यादा, इसका मतलब BP भी ज्यादा होगा। अब ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, बिकॉज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी होती है, वी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम वन टॉप फैक्टर I से डिनोट करते हैं। तो मतलब यहाँ पे हमें देखना है कि I जिसमें ज्यादा है वहां पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा, और वहीं पे डेल TB और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आई देखेंगे ना, तो यूरिया इट्स अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब ये एक ही पार्टिकल देगा, I विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली ग्लूकोज की बात करेंगे, इट्स अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, I विल बी इक्वल टू 1। बट अगर KNO3 की बात करेंगे, इट विल डेसोसिएट टू गिव K+, इट विल आयनाइज टू गिव K+ एंड NO3- आयन्स। तो मतलब यहाँ पे दो आयन्स बनते हैं। सिमिलरली Na2SO4 को अगर हम आयनाइज करेंगे, इट विल गिव मी ट्वाइस Na+ SO4 2-। तो यहाँ पे कितने आयन्स मिलते हैं, यहाँ पे तीन आयन्स मिलते हैं। तो वी कैन से कि इसके लिए I जो है दैट कम्स आउट टू बी 3, एंड इसके लिए I जो है दैट कम्स आउट टू बी 2। नंबर ऑफ पार्टिकल सोडियम सल्फेट में ज्यादा है, इसलिए इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, इजंट इट। अगर डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इसी का डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बट फ्रीजिंग पॉइंट इसका सबसे कम होगा। अगर रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो इसी का रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ना वो सबसे ज्यादा होगा, बट वेपर प्रेशर सबसे कम होगा, इजंट इट। और इसी का ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, इजंट इट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 0.01 मोलर Na2SO4। Now, see, this question has been asked from mole concept, and it's a very good question. Every type of question है और easy type of question भी है। यहाँ पे पूछा गया है among the following choose the one with equal number of atoms। तो यहाँ पे number of atoms के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट को जानेंगे कि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे, हम कैसे नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे पास गिवन क्वांटिटी होगी, जो भी हमारे पास गिवन क्वांटिटी होगी, पहले ही उस गिवन क्वांटिटी को हम नंबर ऑफ मोल्स बनाते हैं, उससे हम नंबर ऑफ मोल्स बनाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए,
इन नंबर ऑफ मोल्स से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब कैसे बनाते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं बाय एन। इसको मल्टीप्लाई करो एवोगैड्रो नंबर से, आपको बनेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। गिवन क्वांटिटी से कैसे नंबर ऑफ मोल्स बनाएंगे? तीन फॉर्मूलाज है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, isn't it, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और एक फार्मूला है वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब आपके पास आ गए ना, तो यहां से आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो, यहां से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो, यहां से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हो, यहां से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। मतलब एटम की माया को यहां से जान सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हमारे पास पांच ऑप्शंस है, इनमें बताना है किस किस का जो नंबर ऑफ एटम्स है ना वो इक्वल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पार्ट नंबर ई जो है, इसमें हमें दिया गया है 212 gram of Na2CO3. So this is given mass, gram of Na2CO3। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, सो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होगा यहाँ पे? गिवन मास दैट इज 212, गिवन मास दैट इज 212 डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोलर मास यहाँ पे गिवन है, दैट इज 106। सो नंबर ऑफ मोल्स कम्स आउट टू बी 2। यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अगर नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाने हैं तो Na से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स बेसिकली आपको इस कंपाउंड में देखने हैं कितने होते हैं। ये Na2CO3 है, तो मतलब इसमें Na के दो एटम्स हैं, कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के तीन एटम्स हैं। टोटल यहाँ पे 3+1+2 दैट इज 6 एटम्स। सो दिस विल बी 2 into 6 into Na। सो मतलब इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स आ गए दे आर 12 Na, 12 Na एटम्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें 12 Na एटम्स आते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करेंगे, तो यहाँ पे 248 नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, 248 ग्राम्स ऑफ Na2O। तो मतलब गिवन मास कितना है? 248 डिवाइड बाय मोलर मास भी गिवन है, इट इज 62। मोलर मास इज 62। इसको अगर डिवाइड करेंगे, सो डिवाइड किससे होगा? 62 1 जार, 62 4 जार, 4 2 जार 8, 4 6 जार 24, इजंट इट। सो नंबर ऑफ मोल्स चार आ गए। इसको अगर बनाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो मल्टीप्लाई करेंगे Na से। फिर इसको अगर नंबर ऑफ एटम्स बनाएंगे, सो दिस विल बी 4। अब ये जो हमारे पास Na2O है, Na2O, इसमें कितने एटम्स हैं? सोडियम के दो एटम्स, ऑक्सीजन का एक एटम, मतलब इसमें तीन एटम्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय Na। सो दिस विल अगेन कम आउट टू बी 12 Na। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए ना, उसमें ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए। अब बी, ए बी और ए और बी दोनों इसमें नहीं है, दोनों इसमें नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सी एंड डी दे आर इनकरेक्ट। अब आते हैं थर्ड वाले ऑप्शन पे। 240 ग्राम्स ऑफ NaOH, मतलब अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे दैट विल बी 240 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ NaOH। सो मोलर मास ऑफ NaOH इज 40, isn't it? It is given, it is 40, we can calculate it as well. So this is 4 1s are 4 6s are 24. So number of moles comes out to be 6। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, Na से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, तो इसको नंबर ऑफ एटम्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे। NaOH में कितने एटम्स हैं? NaOH में सोडियम एक, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन एक, तीन एटम्स हैं, 6 into 3 into Na। तो मतलब 18 Na, isn't it? सो यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स आ गए, मतलब जो हमारा आंसर होगा ना उसमें सी नहीं होगा। सो मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज आल्सो इनकरेक्ट। चलो और करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सॉल्व करते हैं। 12 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2। सो 12 डिवाइडेड बाई 2 इज 6। बट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिया गया है H2, इसमें कितने एटम्स हैं? दो एटम्स हैं, तो पहले मॉलिक्यूल्स बना, दिस विल कम आउट टू बी 6 Na। अब नंबर ऑफ एटम्स अगर देखेंगे ना, दिस विल बी 6 into 2 into Na, दैट मीन्स दिस इज 12 Na। सो इसके भी नंबर ऑफ एटम्स, इसके भी नंबर ऑफ एटम्स 12 Na, इसके भी 12 Na, इसके भी 12 Na। मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ना, उसमें डी भी होना चाहिए। हाल फिलहाल हमारा ऑप्शन तो ये बनता है ना जिसमें ए बी और डी है, दैट्स ऑप्शन नंबर 2। चलो फिर भी चेक करते हैं हम स्टेटमेंट 5 को।
स्टेटमेंट 5 में हमारे पास 220 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। सो 220 डिवाइड बाई 44, ये नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, दिस विल कम आउट बी 44, 222 1s are 22 2s are. So this is 10, this is 10 by 2 and 10 by 2 is 5. So number of moles come out to be 5. Molecules बना multiply Na से करेंगे। So 5 Na is the number of molecules. नंबर ऑफ एटम्स बनाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखेंगे कितने एटम्स हैं, दो, एक, तीन एटम्स। सो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। सो इसमें नंबर ऑफ एटम्स 15 Na आ गए। सो जो ऑप्शन ई है ये इनकरेक्ट है, और जो हमारा ऑप्शन सी आया ना ये भी इनकरेक्ट है। नो, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ए, बी एंड डी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन एमएसक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एमएसक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन इस साल एनटीए ने नीट में इंट्रोड्यूस किए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। इनमें अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन लीक हो गया ना तो ये वाले क्वेश्चंस गलत होते हैं। आई होप कि आपको ये वाले वीडियोस अच्छे लगे होंगे। पांच छह क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैंने बनाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं और पांच आठ क्वेश्चंस का सोल्यूशन लेके आऊंगा। आई सॉल्व द होल पेपर, आई ट्राई टू सॉल्व द होल पेपर, इजंट इट? Now till then, bye bye. If you really like these videos, please do share with your loved ones. Thank you.